हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज क्लास 12 एग्रीकल्चर की। क्लास 12 एग्रीकल्चर, देखिए ये क्लास 12 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आपका जो है वो है एग्रोनॉमी। देखिए ये लिखा है एग्रोनॉमी, और क्लास कौन सा है आपका? क्लास है ये 12 AG, 12 एग्रीकल्चर के लिए है। सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं या फिर आप उत्तराखंड बोर्ड के हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी का ये देखिए चैप्टर 1 है। कौन सा है ये चैप्टर 1 है आपका। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो करते हैं हम बिना किसी देरी के टॉपिक की शुरुआत। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ भी आपके समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ समझते हुए चलना है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो नोट्स हैं वो हम आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप में हम पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरी वॉइस के साथ आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। और एक बात आपको बता दूँ, आप देखिए ये जो चैनल है, चैनल का नाम है वाईपी एजुकेशन ट्रिक, ठीक। ये फ़ोन नंबर दे रखा है, ये व्हाट्सअप नंबर है 86, व्हाट्सअप नंबर है देखिए 86504159 और 57, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अब हम आपका जो चैप्टर है वो नॉन स्टॉप बिल्कुल शुरू करेंगे। बिल्कुल भी आपसे बीच में कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे। आप अच्छे से टॉपिक को समझिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सारे पॉइंट में याद करवाने की आपकी पूरी जो कोशिश होगी मेरी, सारे टॉपिक अच्छे से याद करवाने की होगी। तो समझिए, देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी वो है सिंचाई, ठीक है। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम सिंचाई ही है, और इसकी हेडिंग फर्स्ट हेडिंग भी सिंचाई ही है। अब देखो सिंचाई में आपको क्या पढ़ना है, समझो। देखो ये लिखा है फसलों के अच्छे उत्पादन हेतु पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें समझिए आप। देखो एक समझ लीजिए कृत्रिम पानी, कौन सा? कृत्रिम, और एक समझिए प्राकृतिक। कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों को समझ लीजिए आप अच्छे से। कृत्रिम का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा जो पानी लगाया जाता है, जैसे नलकूपों के माध्यम से, या बोल सकते हो जलाशय, तालाब, नहरों, या फिर इन नहरों के माध्यम से, ये हो गया कृत्रिम। और जो प्राकृतिक जो पानी पौधों को दिया जाता है, प्राकृतिक रूप से फसलों के लिए लगता है, तो वो होता है बरसात का पानी। किसका? बरसात का पानी। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये था, कृत्रिम की बात आए तो आप समझ जाना, और प्राकृतिक की बात आए तो प्रकृति यानी जो बरसात पे डिपेंड होते हैं वो वाले पानी की बात हो रही है, उस फसल की बात होगी। तो इसको समझिए आप। देखिए ये लिखा है कि भाई फसल कौन सी? जैसे आपकी धान की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई। फसल क्या है की, जैसे धान है, गेहूं है, या फिर मक्का है, या फिर ज्वार है, ठीक है। ये सब फसलें हैं। अगर इन फसलों को आप चाहते हो कि इसका अच्छे से उत्पादन हो, क्या हो? उत्पादन अच्छे से हो। उत्पादन होने के साथ साथ पौधों में क्या हो? वृद्धि भी हो। पौधों में क्या हो? अच्छे से वृद्धि हो, ठीक है। और मिट्टी, यानी मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल। तो मिट्टी में क्या हो? आपसे एक नमी बनाए रखने के लिए आप कृत्रिम ढंग से क्या दोगे? पानी लगाते हो, कृत्रिम ढंग से जल देते हो। किसके लिए? इस फसल को। और कृत्रिम माध्यम क्या हो गया? जैसे आप कच्चे कुएं के माध्यम से दे सकते हो, सिंचाई कर सकते हो फसल की, पक्के कुएं या नलकूप, ठीक है, बांध, जलाशय, तालाब, ये नहरें, इनके माध्यम से आप करते हो। तो ये कृत्रिम ढंग से आप फसलों को अपने पानी की सिंचाई यानी सिंचाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। अब समझिए आराम से आप। देखो लिखा हुआ क्या है पीडीएफ में, समझिए। देखो मैंने ये लिखा था कि भाई फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, अगर आप चाहते हो कि फसलों से अच्छी पैदावार लें और चाहते हो कि पौधों की वृद्धि हो, अच्छे से पौधों की वृद्धि हो, और उसके बाद मिट्टी में क्या रहे? आवश्यक नमी। आवश्यक नमी का मतलब फसल के अनुसार नमी बनी रहे खेत के अंदर,
तो आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया, यानी कृत्रिम ढंग से किसको जल दोगे, अपनी फसलों को जल देने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई के बारे में आप समझ गए। इसके बाद देखो ये लिखा है पौधों का लगभग 90% भाग, कितना, 90% भाग जल से बना है। तो बिल्कुल सही लिखा है। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स का लगभग, पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ, पौधे का लगभग 90% भाग जो है वो जल से ही बना होता है। तो सिंचाई समझ गए। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी सिंचाई के साधन। तो आप सिंचाई के साधन को भी समझिए। वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिए, टॉपिक अच्छे से आपके समझ में आएगा और इसकी जो PDF है वो मैं आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो समझिए आप। अगली जो हेडिंग है वो है सिंचाई के साधन। तो आपको ये बताना है, जैसे आप कोई भी फसल करते हो अपनी खेत में, ठीक है, जैसे खेत में आपकी कोई भी फसल है, मान लो सपोज दैट धान की फसल है, या कह सकते हो आप गेहूं की फसल है, ठीक है। तो धान और गेहूं की फसल को आप किस किस के माध्यम से पानी देते हो, ठीक है, सिंचाई किसके कौन कौन से साधन हैं। तो ये हेडिंग यही कह रहा है कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो देखो सिंचाई के साधन निम्नलिखित हैं, यानी निम्न साधन हैं, बहुत सारे साधन हैं। कौन कौन से साधन हैं, जैसे कच्चे कुएं हो गए, पक्के कुएं हो गए, नलकूप हो गया, बुम्बकूप हो गया, बांध हो गया, जलाशय हो गए, तालाब, नहरें आदि। इनके माध्यम से आप अपनी फसलों की सिंचाई को कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने हेडिंग पढ़ी थी सिंचाई। अब हमने जाना सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, और अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी सिंचाई के लाभ। कौन कौन से, मतलब सिंचाई के जो लाभ हैं वो क्या क्या होते हैं, सिंचाई करने से लाभ हमें कौन कौन से मिलेंगे फसल के लिए, ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो में। आपको बता दें आप देख रहे हैं YP एजुकेशन ट्रिक चैनल। तो देखिए हेडिंग जो हमारी है वो है सिंचाई के लाभ, ठीक है। जैसे आप फसल में सिंचाई करते हो तो उससे कौन कौन से लाभ आपको मिलेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन अधिक होने से किसानों की आर्थिक दशा अच्छी हो जाती है। देखो अब यहाँ पे आ गई है सिंचित क्षेत्रों की बात। देखो यहाँ पे दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखो। एक होता है सिंचित क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा होता है असिंचित क्षेत्र। असिंचित क्षेत्र बोलोगे, यानी सिंचित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन कृत्रिम माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हो वो सिंचित क्षेत्र होते हैं। और जो असिंचित क्षेत्र वो होते हैं जो प्रकृति पे डिपेंड होते हैं, जो बरसात पे ही डिपेंड होते हैं, वो क्षेत्र कहलाते हैं असिंचित क्षेत्र। तो सिंचित असिंचित में भी आप समझ गए होंगे। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या समझ में आया कि सिंचित जो क्षेत्र होता है, सिंचित क्षेत्र में उत्पादन अधिक होने से किसानों की आर्थिक दशा अच्छी हो जाती है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जो असिंचित क्षेत्रों में रहते होंगे, ठीक है, तो उनकी जो फसलों की उत्पादन दर है वो क्या होगी, कम होगी। किससे, इस वाले क्षेत्र से, ठीक है, सिंचित वाले क्षेत्र से। अब देखो सेकंड पॉइंट इसका क्या है, सिंचाई के लाभ आप समझ रहे हो। तो इसका सेकंड पॉइंट है वर्षा न होने पर सूखे व अकाल की जो संभावना रहती है वह समाप्त हो जाती है। जैसे इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो। देखो आपका अगर एरिया आता है सिंचित क्षेत्र में जहाँ पे ये कृत्रिम वाले जो साधन हैं वो उपलब्ध हैं, जैसे कच्चे कुएं हो गए, बांध हो गए, नलकूप हो गए, जलाशय हो गए, तालाब हो गए, नहरें हो गए, ठीक है, ये साधन उपलब्ध हैं। और इस साधन उपलब्ध होने के कारण मान लो वर्षा ना हो, क्या ना हो, वर्षा ना हो, तो क्या फसल पे कोई प्रभाव पड़ेगा। वर्षा न होने पर फसल पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा कि मान लो बरसात नहीं होगी तो आप बांध के माध्यम से, जलाशय के माध्यम से, तालाब के और नहरों के माध्यम से अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हो, जैसा कि इस पॉइंट में समझाया गया है। देखो वर्षा न होने पर सूखे व अकाल की जो संभावना रहती है वह समाप्त हो जाती है। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि सूखा पड़ गया तो हमारी फसल समाप्त हो गई या फिर अकाल पड़ गया तो हमारी फसल समाप्त हो गई। क्यों ऐसा नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है किसका, सिंचाई का, ठीक है। सिंचाई इनके माध्यम से कर सकते हो, तालाब, जलाशय, बांध और कच्चे कुएं के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझाते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है थर्ड पॉइंट। तो इस थर्ड पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो थर्ड पॉइंट ये है
सिंचाई द्वारा ऊसर बंजर भूमियों को सुधारा जा सकता है। चलिए देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, समझिए आप। थर्ड पॉइंट हमारा ये था, सिंचाई द्वारा ऊसर बंजर भूमियों को सुधारा जा सकता है। तो बिल्कुल, जैसे मान लो ये आपका खेत है, ठीक है, ये खेत है, ये खेत कैसा है, ऊसर है। ये आपका खेत है, ये खेत कैसा है, ऊसर है, यानी बंजर है। क्या है, बंजर है और ऊसर है, ऊसर तथा बंजर है। अब इस खेत पे ऊसर और बंजर है, तो इस खेत के अंदर क्या आप फसल का पैदावार कर सकते हो, अपनी फसल को नहीं उगा सकते। लेकिन अगर इसमें क्या करोगे आप, बंजर ऊसर बंजर खेत में आप क्या करोगे, बार बार सिंचाई करोगे। तो जब आप सिंचाई करोगे तो सिंचाई करने के बाद इस बंजर ऊसर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इस पॉइंट का ये मतलब था। नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप। अगला जो पॉइंट है आपका पांचवा, ये पॉइंट है, सिंचाई द्वारा हानिकारक कीड़े मकोड़ों से फसल को बचाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी फसलें होती हैं, बहुत सारी फसलों में क्या लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। बहुत सारी फसलों में क्या लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े। जब आप उस फसल को सिंचाई कर देते हो, यानी उस फसल में पानी लगा देते हो, तो जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनसे फसल को बचाया जा सकता है। ये पॉइंट ये था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसको भी समझते हैं। तो देखो छठा पॉइंट है कि भाई उत्पादन बढ़ने से देश की आर्थिक दशा में भी सुधार होगा। बिल्कुल, देखो जो भी खेत के अंदर जो भी किसान खेती करते हैं, ये खेत है मान लो, और इसके अंदर जो भी किसान खेती करेगा, ठीक है, अब जब खेती करेगा, जो फसल पैदा करेगा, और फसल की जो उत्पादन जो क्षमता है या उत्पादन दर है वो जब बढ़ जाएगी, तो हमारे देश की जो आर्थिक जो दशा है ना, वो आर्थिक दशा भी सुधरेगी। ठीक है, तो आपने देखो कौन कौन सी हेडिंग क्लियर कर ली, मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। देखो हमने सिंचाई कंप्लीट कर ली, एक हेडिंग हमने सिंचाई कंप्लीट कर ली, दूसरी हेडिंग सिंचाई के साधन पढ़ लिए, तीसरी हेडिंग है सिंचाई के लाभ पढ़ लिए, सिंचाई से कौन कौन से लाभ होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला हम पढ़ेंगे अब सिंचाई से हानि, यानी कौन कौन सी सिंचाई से हानि होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है, देखिए सिंचाई से हानियाँ। ठीक है, तो सिंचाई से कौन कौन सी हानियाँ हैं वो भी आप समझ लीजिए। तो हानियों की बात करें तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका कि अधिक सिंचाई से प्रारंभिक खर्च अधिक होता है। देखो मान लो ये खेत है, ठीक है, और खेत में अगर आप अधिक सिंचाई करोगे, क्या करोगे, अधिक सिंचाई करोगे, तो अधिक सिंचाई से जो आपका जो खर्चा आएगा, बार बार जब सिंचाई करोगे फसल की, तो जो खर्चा आएगा वो स्टार्टिंग में खर्च अधिक होगा। ठीक है, इस पॉइंट के कहने का मतलब यही था। अगला पॉइंट समझिए आप, सेकंड पॉइंट है अधिक सिंचाई से मृदा के पोषक तत्व भूमि की निचली तहों में निक्षालित हो जाते हैं। यानी अगर कोई भी खेत है और इस खेत की आप सिंचाई क्या कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिंचाई बार बार कर रहे हो, तो जो बार बार जब सिंचाई कर रहे हो, जो मिट्टी यानी जो आपका खेत है, खेत में क्या है, सॉइल है यानी मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, इस मिट्टी के अंदर क्या है, आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे हम पोषक तत्व 3 मेनली कह दें तो NPK, क्या है, NPK, ये जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, ये जो भूमि की जो ऊपरी सतह है, ये वाली ऊपरी सतह, इसके अंदर यानी निचली सतह पे चले जाते हैं। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए, कौन सा पॉइंट हुआ था, देखिए ये वाला पॉइंट हो गया था शायद। अधिक सिंचाई से मृदा के पोषक तत्व भूमि की निचली तहों में निक्षालित हो जाते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट का मतलब समझ गए आप। अगला पॉइंट है थर्ड, नहरों से सिंचाई करने पर मृदा जनित रोग कारक खरपतवारों के बीज बहकर आ जाते हैं जो समस्या पैदा करते हैं। अब समझो, जैसे मान लो ये आपका खेत है, ठीक, और इस खेत के किनारे से कोई भी क्या जा रही है, ये नहर जा रही है, ये नहर, ये क्या है, ये नहर है, और इस नहर में क्या चल रहा है, पानी चल रहा है। ठीक, अब आपने क्या काम करा, यहाँ पे नहर के अंदर कुलाबा डाला और कुलाबे से अपने खेत में क्या कर लिया, अपने खेत में पानी लगा रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, जो भी कीट होंगे, क्या होंगे, जो भी मृदा जनित रोग होंगे या जो खरपतवार के बीज होंगे, खरपतवार आप जानते हो क्या है, मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले ही, खरपतवार के जो बीज होंगे, ये नदी है ना, इस नदी में तैरते हुए और तैरने के बाद ये जो कुलाबे के सहारे कहाँ जाएंगे, आपके खेत में चले जाएंगे।
जो बाद में क्या करेंगे, समस्या पैदा करेंगे। ठीक है, और खरपतवार को कैसे खेत से निकाला जाता है वो आप पहले ही समझ चुके हो। अगला पॉइंट समझिए आप। अगला पॉइंट है, देखिए इसका चौथा पॉइंट है, मृदा में जल की अधिकता हो जाने के कारण मृदा में रहकर लाभदायक क्रिया करने वाले सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझो। देखो कह रहा है मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी। अगर मान लो ये खेत है, खेत के अंदर मिट्टी तो है और मिट्टी में आप क्या भर दोगे, जो जल है वो ज़्यादा भर दोगे, यानी जल की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ठीक है, आपके खेत के अंदर जल की क्या हो गई, अधिकता हो गई, जल ज़्यादा मात्रा में भर गया। तो भर जाने से क्या कारण क्या होगा कि जो मिट्टी में जो लाभदायक क्रिया करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपका एजोटोबैक्टीरिया हो गया है, इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो सूक्ष्म तत्व होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म तत्व नहीं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अब हमने देखो हानियाँ भी पढ़ ली, अब हम आगे समझेंगे पौधे के लिए जल की आवश्यकता। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है पौधे के लिए जल की आवश्यकता। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि पीडीएफ थोड़ी क्लीन और चले, साफ चले। ठीक है, साफ साफ अक्षरों में पीडीएफ बनाने की कोशिश करूंगा। अब ऐसे ही आपको रोजाना पढ़ाया जाया करेगा। ठीक, तो देखो पौधे के लिए जल की आवश्यकता किस प्रकार से होती है इसको आप समझो। देखो भाई, पौधे के लिए जल की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पौधे के लिए जल की जो आवश्यकता होती है उसके निम्न कारण हैं। तो कौन सा कारण है, कारण नंबर फर्स्ट आप समझो। देखो, पानी पौधे की अधिक गर्मी के मौसम में रक्षा करता है। जैसे कोई भी प्लांट है, सपोज दैट ये क्या है, एक प्लांट है। ठीक, हम पूरा पौधा बना देते हैं, ये सपोज दैट क्या है, एक प्लांट है। अब मौसम है काय का, गर्मी का। मौसम काय का है बेटा, ये गा समझ लेना। ठीक है, मौसम है आपका गर्मी का। अब गर्मी में क्या होगा, जो भाई पानी दोगे ना, पानी पौधों की गर्मी को क्या कर देगा, गर्मी के मौसम से रक्षा कर देगा। अगर आप पानी नहीं दोगे पौधे के लिए तो पौधा क्या होगा, गर्मी के मौसम में मुरझा जाएगा, यानी सूख जाएगा। ठीक, तो पहला पॉइंट आपके समझ में आया। सेकंड पॉइंट आप समझिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, पौधा अपना भोजन घोल के रूप में ही प्राप्त करता है। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, जो पौधा है, पौधा अपना भोजन जो है वो घोल के ही रूप में प्राप्त करता है, जिससे पानी मुख्य घोलक के रूप में काम आता है। अब समझो इस पॉइंट का मतलब। देखो जैसे आप जो यूरिया लगाते हो खेत के अंदर, NPK मान लो, ठीक है, या फिर जो भी MPK जो भी खाद आप डालते हो, ये ठोस फॉर्म में तो होती है। अब ये पानी के अंदर, जब आप खेत के अंदर जाओगे तो ये जल के साथ, देखिए ये लिखा है, मान लो ये जल के साथ कोई भी खाद है वो जल में क्या जाएगी, घुल जाएगी। जल के साथ क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। और जब घुल जाएगी तो भाई वो जड़ के माध्यम से जल का अवशोषण करेगा और वो जो सूक्ष्म तत्व हैं वो पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ हम जाइलम और फ्लोएम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम फैक्ट की बात करेंगे। जाइलम और फ्लोएम का क्या मतलब होता है वो मैं पहले ही आपको बॉटनी में समझा चुका हूँ। ठीक, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हमें, इसके बाद एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं करेंगे। जल पौधे की बनावट में लगभग, देखो ये कह रहा है जल पौधे की बनावट में लगभग 90% भाग का निर्माण करता है। ठीक है, जल जो है, ये कह रहा है जो प्लांट है, ये मान लो सपोज दैट ये प्लांट है। ठीक है, आप इमेज करो ये पौधा है और पौधे का 90% जो भाग है, 90% जो भाग है वो जल के माध्यम से ही बनता है। किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही था। ठीक, अगला पॉइंट समझो। अगला जो पॉइंट है आपका, हाँ आपने ये थर्ड पॉइंट समझ लिया। जल पौधे की बनावट में लगभग 90% भाग का निर्माण करता है, इसलिए जल पौधे के शरीर का एक आवश्यक अवयव भी है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य प्लस प्लांट दोनों एक ही टाइप से वर्क करते हैं। तो भाई पौधे के शरीर का एक आवश्यक अवयव क्या है, जल है। जिस प्रकार से मनुष्य की बॉडी का भी एक आवश्यक अवयव क्या है, जल ही है।
अगला पॉइंट है पौधे के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के लिए भी पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब समझो आप। देखो इस पॉइंट का मतलब समझिए आप, पॉइंट टू पॉइंट आप समझते हुए चलिए। जब मैं पीडीएफ दूंगा और जब आप लिखोगे तो सारा कुछ आपको याद हो चुका होगा, आप टेंशन फ्री रहिए। इस बात को समझिए, पौधे के अंदर होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन हैं, रासायनिक परिवर्तनों के लिए भी पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है या आवश्यक होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, देखो पानी के अभाव में, अभाव का क्या मतलब होता है? अभाव का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कमी। ठीक है, यानी अगर पानी की कमी होती है, तब पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? पौधे का जन्म, यानी पौधे का जन्म का मतलब अंकुरण, अंकुरण भी संभव नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये खेत है और खेत की मिट्टी कैसी है? सूखी है। खेत की मिट्टी जो है वो सूखी हुई है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? खेत की मिट्टी की बात। खेत की मिट्टी सूखी हुई है। अब जब तुम उसमें सूखी मिट्टी में क्या करोगे? गेहूं बोओगे। तो गेहूं बोओगे, क्या गेहूं का जो अंकुरण है वो गेहूं में अंकुरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है पौधे उगेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये है कि भाई पौधे, जमीन के अंदर पानी भरपूर मात्रा में होना चाहिए। यानी पौधे, ये कह सकते हो सीधे सीधे, जब आप गेहूं की फसल बोते हो तो मिट्टी जो होनी चाहिए वो मुलायम होनी चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, तभी जो पौधा है उसका अंकुरण हो पाएगा। अन्यथा सूखी मिट्टी में कोई भी जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका समझिए। अगला पॉइंट है पानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी आवश्यक है। इस क्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है और मेन पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा बहुत ही अच्छे से। देखो कह रहा है पानी, पानी का मतलब क्या समझ गए आप? H2O यानी जल। ठीक है, जल पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। यानी जब आप प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी तो उस समय जल की आवश्यकता जरूर पड़ी होगी। बिना जल के कोई भी पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता। कैसे? देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखो H2O क्या हो गया? जल हो गया। ठीक, पानी चाहिए ही चाहिए पौधे को भोजन बनाने के लिए। इसके बाद क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 चाहिए, जो अपने माध्यम से यानी मनुष्यों के माध्यम से प्लांट क्या लेता है? CO2। इसके बाद जब आप रिएक्शन कराओगे किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे लिखते हो आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। पूरी बात लिख लेना, मैंने आपको संकेत लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखोगे? सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगी? रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे देखो CO2 है प्लस H2O, तो बना क्या लेता है ये प्लांट? ये बना लेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या? C6H12 और O6, ये बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये प्लांट और आपको क्या देगा? आपको ऑक्सीजन भी देगा, यानी O2 भी देगा, प्लस H2O भी बनेगा। अब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए इधर देखिए कार्बन कितना है? 6 है, और यहाँ पे कार्बन देखिए 1 है। तो मैं आपसे कहूँगा आप यहाँ पे भी 6 लगा लो। 6 CO2 हो गया, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे आपको 12 लगा लीजिए। ठीक, और यहाँ पे आप 6H2O कर लेना, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं है। किस प्रकार से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो इस प्रकार से अपना पौधे जो है वो भोजन बना लेते हैं। अगला पॉइंट समझिए आप। अगला पॉइंट है देखिए, पानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, देखो पानी जब होगा, मान लो खेत है, खेत में बहुत सारा क्या भरा है? वाटर भर गया है, पानी भर गया है। तो भैया पानी जो है वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि पानी होगा तभी बाष्पोत्सर्जन होगा, वरना बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। बाष्पोत्सर्जन का काम क्या होता है? जो जल होता है, पानी होता है, पानी को बाष्प बना के एटमॉस्फेयर में उड़ा देना ही बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये बात आपको जानते हो। अगली जो हेडिंग है आपकी, चलिए देखिए अगला पॉइंट आप समझिए। जो आपका अगला पॉइंट है वो देखो, पानी द्वारा खेतों में सिंचाई करके फसलों में पाले तथा लू आदि के प्रभाव से बचाया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो कि मौसम कैसा हो रहा है? मौसम बहुत ठंडा है। ठीक है, जनवरी और फरवरी का महीना है। आपको पता है कि जनवरी व फरवरी के महीने में क्या पड़ता है? पाला बहुत पड़ता है। क्या पड़ता है? पाला। तो देखो बहुत सी जो फसलें होती हैं वो इस पाले से क्या है?
फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इस पाले से बचाने के लिए आप अगर अपने खेत के अंदर, अपनी फसल के अंदर सिंचाई कर दोगे तो इस पाले तथा लू से आपके लू के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पाला तथा लू से फसल को बचाया जा सकता है, किसके माध्यम से? सिंचाई करके। तो ये भी आपकी हेडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ से देखिए 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो हमारी देखो हेडिंग ये है, हेडिंग को समझ लीजिए आप। विभिन्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है। देखो एक तरफ है फसल का नाम और दूसरी तरफ है क्रांतिक अवस्थाएं। तो जैसे फसल है वो जो आपकी वो है गेहूँ। पहली फसल मान लो गेहूँ है, ठीक। तो गेहूँ की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखो जो फर्स्ट इसमें है वो है शिकर जड़ बनते समय। जब देखो ये कह रहा है शिकर जड़ बनते समय आप सिंचाई करोगे पहली। दूसरा है कल्ले फूटते समय आप सिंचाई करोगे। इसके बाद है दीर्घ संधि अवस्था में करोगे और दाना पकते समय आप सिंचाई करोगे। इस प्रकार से गेहूं की खेती में 4 बार आप सिंचाई कर सकते हो। किस किस स्टेज में वो आपको पता है। वो तो मिट्टी पे डिपेंड करता है कि भाई मिट्टी आपके यहाँ की कैसी है। वो 2 सिंचाइयाँ ले रही है गेहूं में या फिर 3 सिंचाइयाँ ले रही है, लेकिन किस किस स्टेज में करनी चाहिए वो स्टेज हमने आपको क्लियर करा दी। नेक्स्ट देखिए धान। क्या है? धान है। धान में कब करनी चाहिए समझो। देखो धान आपकी फसल है, सिंचाई कब करोगे? पौधों में कल्ले फूटते समय। जब पौधों में कल्ले निकलते हों, कल्ले फूटते हों, तब आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद बालियां निकलते समय, जब धान की फसल में क्या आती हूँ, बालियां आती हूँ, उस समय आप सिंचाई करिए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है दाना पकते समय। जब धान की फसल में दाना पड़ गया है, दूध पड़ जाए और जब धान जो है वो पकने वाला हो तब आप उसमें सिंचाई कर सकते हो। अगली जो फसल है आपकी वो है मक्का की, ठीक है। तो मक्का की फसल के बारे में आप समझिए। देखो मक्का में कब आप सिंचाई करोगे? जब मक्का की फसल में फूल आता हो उस समय आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब दाना बनता हो मक्का की फसल में तब आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार से 2 सिंचाइयाँ आपको मक्का की फसल में देनी होती हैं। कब कब? फूल आते समय और दूसरा दाना बनते समय। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो है देखिए ज्वार। अगली क्रॉप समझिए। अगली क्रॉप हमारी क्या है? वो है ज्वार। तो ज्वार में आपको किस किस टाइम आपको सिंचाई करनी है, किस किस टाइम आपको पानी देना है समझो। देखो इसमें भी जब ज्वार की फसल में फूल आता हो उस समय आप सिंचाई करोगे, और जब ज्वार की फसल में दाना बनता हो उस समय आप सिंचाई करोगे। जो नेक्स्ट फसल है आपकी वो है बाजरा। तो बाजरे में तो देखिए आपने क्या समझा, हमने बाजरे की बात की थी और बाजरे में आपने क्या समझा, बाजरे में कब सिंचाई करनी है? फूल आते समय और दाना पकते समय। इसी प्रकार देखिए अगली जो फसल है आपकी वो है चना मटर सरसों। चना मटर सरसों तीनों मैंने फसलें एक साथ लिख दी हैं, और इसका कब करोगे? फूल आने से पूर्व सिंचाई करोगे और फली बनते समय करोगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, ठीक है, ये चैनल का नाम है, ठीक। व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे चुके हैं। आगे समझिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ये देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। जैसा कि देखिए ये लिखा है आपका, चलिए समझिए। देखो फर्स्ट पॉइंट है ये 90 डिग्री बी नोच क्यू बराबर क्या होता है? ये होता है देखिए 0.018 एच स्क्वायर अंडर रूट में एच, ठीक है। अब यहाँ पे एच क्या है? तो देखो एच है पानी की ऊंचाई, एच क्या है? ये पानी की ऊंचाई है। इसके बाद जो सेकेंड है आपका वो है खुली नाली में जल प्रस्ताव। जल प्रस्ताव का मतलब क्यू बराबर होता है ए इंटू बी। अब यहाँ पे समझो कि ए क्या है और बी क्या है, ठीक, और क्यू क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्यू क्या है। देखो क्यू है वो है पानी का प्रस्ताव घन प्रति सेकेंड। क्यू क्या है? पानी का प्रस्ताव घन प्रति सेकेंड। इसके बाद ए, तो ए क्या है? ए है नाली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। इसके बाद बी क्या है? बी है पानी की गति मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक। ये आपसे सूत्र आएगा और आगे क्वेश्चन भी आप यहाँ से बन सकता है। जो भी होगा इस चैप्टर को मैं अगली वीडियो में कंप्लीट आपका कराऊंगा। ये पार्ट 1 है, तो आप पार्ट 1 को अच्छे से देखिए। अगला जो पॉइंट है वो है कुलाबा। देखिए ये सूत्र है, कुलाबा का आपसे सूत्र पूछा जा सकता है। सूत्र क्या है?
अलावा बराबर होता है 0.0061 इंटू ए और अंडर रूट में 2GH, जहाँ ए बराबर क्या है, देखिए ए है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जी बराबर, जी का मान 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण का, लेकिन यहाँ पे 981 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर, ठीक, ये दे रखा है। तो देखिए ये आज की वीडियो थी, ये पार्ट 1 था, मैं आपको बता दूं ये आपका पार्ट 1 था, ठीक। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड होगा, रात 8 बजे आप रोज़ाना देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं मेरी कोशिश यही होगा कि मैं रोज़ाना आपको 8 बजे ये क्लास रोज़ाना दे पाऊँ, लेकिन हो सकता है किसी कारण से किसी दिन क्लास अपसेंट रहे, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं 1 महीने पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो जल्दी से मेन हेडिंग्स पे नज़र डाल लीजिए कि हमने इसमें क्या क्या सीखा। देखो हमने सीखा था इसमें सिंचाई के बाद सिंचाई के साधन पढ़ लिए, सिंचाई के लाभ पढ़ लिए, सिंचाई से हानियाँ पढ़ ली, और पौधे के लिए जल की आवश्यकता भी पढ़ ली, और इसके साथ साथ में देखिए विभिन्न फसलों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं भी पढ़ ली। तो इस वीडियो की जो PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर जुड़ने से अगर आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाह रहे हैं तो 8650415957 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप इस टाइप की वीडियो चाहते हैं तो मैं इस टाइप की वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड करा देता रहूँगा। अपना कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में जाइए, कमेंट करिए, आप पूछिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, नो टेंशन, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।